जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्लास 10th जो बोर्ड है उसमें आलेखन जो चैप्टर आता है, जो आलेखन हम पढ़ते हैं उसको हम फिर से शुरुआत करते हैं। ये सेकंड चैप्टर रहेगा आलेखन का, ठीक है। 10th का पूरा मैं एक सीरीज चला रखा है कि 10th में जितने सारे आपके कला के सिलेबस हैं वो सारे सिलेबस मैं एक साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि आलेखन बनाने की विधि क्या है। तो आलेखन बनाने की विधि क्या है कि आलेखन बनाने के लिए विधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण में इकाई का निर्माण किया जाता है और द्वितीय चरण में इकाई की पुनरावृत्ति करके आलेखन को पूर्ण किया जाता है। इन दोनों चरणों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि कैसे इसका क्रिएशन करते हैं। इकाई का निर्माण, है ना, क्रिएशन ऑफ यूनिट। आलेखन बनाने के लिए कोई एक निश्चित आकार उपलब्ध होता है। इस आकार को वह आकृति कहते हैं जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया आदि। इस आकृति को कुछ समभागों में विभाजित कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब बराबर बराबर विभाजित कर लेना चाहिए। कम से कम 2 भाग तो अवश्य कर लेने चाहिए। एक भाग में आकृति को बनाया जाता है और दूसरे भाग में उसकी पुनरावृत्ति की जाती है। जिस भाग में सर्वप्रथम आकृति को बनाते हैं वह भाग ही उस आलेखन के प्रथम इकाई है। देख लो, ये हमने एक क्या किया, आलेखन बनाया, उसका ये इतना हो जाएगा वो इकाई, और इसका इकाई के पुनरावृत्ति करेंगे इस पे और पुनरावृत्ति से पूर्ण आलेखन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो उसी को आलेखन का मुख्य भाग कहते हैं। उसके बाद मुख्य इकाई की पुनरावृत्ति करके आलेखन पूर्ण किया जाता है, ठीक है। चलो अब क्या देखते हैं कि इकाई को दोहराना, है ना, ट्रेस ऑफ यूनिट। तो आलेखन इकाई की पुनरावृत्ति ट्रेसिंग पेपर की सहायता से की जाती है, ठीक है। जब भी हम आलेखन इकाई की पुनरावृत्ति करेंगे तो वो ट्रेसिंग पेपर की सहायता से करना है, ठीक है। आलेखन की जिस इकाई की पुनरावृत्ति करनी हो उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखकर आलेखन की वह आकृति तथा उसके मध्य की रेखा उतार लेते हैं। तत्पश्चात कच्ची पेंसिल से इकाई की पूरी आकृति को ट्रेसिंग पेपर पर उतार लेते हैं। इकाई के ट्रेस किए गए कागज को उलटकर इस प्रकार स्थित कर लें जिससे ट्रेस वाला वाह्याकार नीचे वाले आकार के ऊपर सही सही आ जाए, ठीक है। इसके बाद ट्रेसिंग पेपर को बाएं हाथ से पकड़े रहें और दाएं हाथ से हार्ड पेंसिल चलाते हुए इकाई को बनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि इकाई का कोई भाग छूटे नहीं, है ना। चलो अब रंगों की उत्पत्ति और उनके प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार काव्य रचना का आधार शब्द होता है, देखिएगा ध्यान से दीजिएगा, जब काव्य रचना का हम करते हैं तो उसका आधार होता है वो शब्द होता है। उसी प्रकार आलेखन कला का आधार रेखाएं एवं रंग होता है, ठीक है। आलेखन कला का आधार क्या होता है, रेखा और रंग होता है। रंग आलेखन को सौंदर्य प्रदान करते हैं। आलेखन की सुंदरता उसके आकर्षण में वृद्धि के लिए रंग संयोजन की ओर ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है। जब भी हम आलेखन की सुंदरता और उसका आकर्षण के वृद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा, रंग संयोजन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो रंग संयोजन के लिए रंगों और उनके प्रयोग का होना आवश्यक है, जिसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। रंगों की उत्पत्ति सूर्य के प्रकाश से हुई। अगर पूछेगा क्वेश्चन कभी कि रंगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो सूर्य के प्रकाश से हुई। रंगों की उत्पत्ति और उनके स्वभाव के आधार पर रंगों के भेदों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर रंगों के भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर रंगों के 2 भेद माने जाते हैं। पहला है प्रारंभिक अथवा मौलिक रंग और दूसरा है द्वितीयक अथवा गौड़ रंग, ठीक है। तो प्रारंभिक अथवा मौलिक रंग, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइमरी कलर्स, जिन रंगों में कोई अन्य रंग नहीं मिला होता है अर्थात प्रकृति ने उन्हें रंगों का मूलाधार बनाया है, उन रंगों का प्रारंभिक अथवा मौलिक रंग कहा जाता है। प्रारंभिक रंग 3 है, नीला, पीला और लाल। इन्हीं रंगों के मिश्रण से सभी रंगों का निर्माण होता है। और द्वितीयक अथवा गौड़ रंग क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी कलर्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कलर्स। इन रंगों का निर्माण प्रारंभिक रंगों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें द्वितीयक अथवा गौड़ रंग कहा जाता है। यद्यपि द्वितीयक रंगों की संख्या अनगिनत होती है, फिर भी इन 3 रंगों को मुख्य गौड़ रंग माना जाता है। कौन कौन, हरा, नारंगी और बैंगनी। इन रंगों का निर्माण इस प्रकार होता है कि नीला प्लस पीला इजकल टू हरा। नीला और पीला हम मिला देंगे
तो हरा हो जाएगा, और पीला और लाल मिला देंगे तो नारंगी हो जाएगा, और नीला और लाल बना देंगे मतलब मिला देंगे तो बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त 3 प्रारंभिक और 3 द्वितीयक रंगों के समूह को आदर्श रंग माना जाता है, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल और बैंगनी। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछता है। ठीक है, ओस्टवाल्ड के रंग, है ना, ओस्टवाल्ड कलर्स। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने प्रकाश के रंग विभाजन के आधार पर चित्रकला से संबंधित 8 आदर्श रंगों का परिकल्पना प्रस्तुत की है। इन्हें ही ओस्टवाल्ड रंग कहा गया। ठीक है, ओस्टवाल्ड के ये 8 रंग, ओस्टवाल्ड, ओस्ट मतलब 8, है ना, इसी से याद कर लीजिएगा कि ओस्टवाल्ड के ये 8 रंग है। कौन कौन सा? नीला आसमानी, गहरा हरा, धानी मतलब पत्ती का हल्का रंग, पीला, नारंगी, लाल और बैंगनी। ये देखो ओस्टवाल्ड के रंग हो गया। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा येलो, नारंगी, लाल, है ना, उसके बाद ये बैंगनी, और ये क्या हो जाएगा? नीला, और ये आसमानी, ये क्या है? आसमानी। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा? हरा, और ये क्या हो जाएगा? धानी। इसको याद कर लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। ठीक है, ये ओस्टवाल्ड के रंग चक्र हैं। ठीक है, अब देखो प्रकृति मतलब स्वभाव के आधार पर रंगों के भेद कितने होते हैं? तो प्रकृति के आधार पर रंगों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला होता है विपरीत रंग, दूसरा होता है समान रंग, तीसरा होता है तटस्थ रंग, और चौथा होता है गर्म और ठंडे रंग। ठीक है, किसके आधार पर? प्रकृति मतलब स्वभाव के आधार पर रंगों के भेद होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो, अब समझाते हैं कि प्रकृति के आधार पर रंगों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला है विपरीत रंग। ओस्टवाल्ड चक्र में आमने सामने स्थित रंग विपरीत रंग कहलाते हैं। ये रंग इस प्रकार है, देखो लाल और हरा, देख रहे हो ना, लाल, ये लाल रहेगा तो इसके सामने वाला हरा है, इसका क्या रहेगा? विरोधी कलर, सबके सामने वाला। मतलब ओस्टवाल्ड रंग चक्र में जब आप याद कर लेंगे तो क्या होगा कि जो आमने सामने स्थित रंग रहेगा वो विपरीत रंग कहलाते हैं। जैसे लाल, हरा, नारंगी, आसमानी, पीला, नीला, धानी, बैंगनी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं समान रंग। समान रंग क्या होता है? तो ओस्टवाल्ड चक्र में आसपास के कोई 3 रंग परस्पर समान रंग कहलाते हैं। समान रंगों को ही अनुकूल अथवा सहयोगी रंग भी कहा जाता है। ये रंग इस प्रकार है, पीला, नीला, लाल। नीला क्या है? समान रंग आपको कह रहा है पीला, नीला, लाल, नारंगी, लाल, बैंगनी, लाल, बैंगनी, नीला, बैंगनी, नीला, आसमानी, नीला, आसमानी, हरा, आसमानी, हरा, धानी, हरा, धानी, पीला, धानी, पीला, नारंगी। अब होता है तटस्थ रंग। तो तटस्थ रंग क्या होता है? काला और सफ़ेद, ये 2 तटस्थ रंग अथवा उदासीन रंग कहलाते हैं। ठीक है, तटस्थ रंग को उदासीन रंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो काला और सफ़ेद ये जो होते हैं वो 2 तटस्थ अथवा उदासीन रंग कहलाते हैं। इन दोनों रंगों का प्रयोग उपयुक्त रंगों के हल्के भारी सेट बनाने के लिए किया जाता है। चौथा क्या है? गर्म और ठंडे रंग। लाल रंग आग का प्रतीक है और नीला रंग जल का प्रतीक है। आग गर्म होती है और जल ठंडा, इसलिए जो रंग लाल रंग के सहयोगी से बनते हैं वे गर्म तथा जो नीले रंग के सहयोग से बनते हैं वे ठंडे रंग कहलाते हैं। प्रमुख गर्म रंग कौन कौन सा है? तो लाल, पीला, नारंगी और बैंगनी। ठीक है, प्रमुख जो ठंडे रंग है ना, जो प्रमुख ठंडे रंग है वो होता है नीला, हरा, आसमानी और धानी। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रमुख गर्म रंग और प्रमुख ठंडे रंग आपको याद करना है। ठीक है, अब क्या होता है? रंगत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टिंट, और छाया बोलते हैं शेड बनाना। ठीक है, रंगत और छाया बनाना कैसे होगा? तो सफ़ेद और काले रंग के मिश्रण से रंगों के टिंट और शेड बनाए जाते हैं। किस किस रंग से? तो सफ़ेद और काले रंग के मिश्रण से, जिसको रंगत बोलते हैं, टिंट बोलते हैं। तो किसी प्रधान रंग या गौड़ रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर जो रंग तैयार होता है वो टिंट कहलाता है। क्या कहलाता है? वो टिंट कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि रंगत वो होती है कि जो किसी प्रधान रंग या गौड़ रंग में सफ़ेद रंग मिला दिया जाए और जो रंग तैयार होता है वो टिंट कहलाता है। और छाया क्या कहलाता है? शेड। किसी प्रधान या रंग या गौड़ रंग में काला रंग मिलाने पर जो रंग तैयार होता है वो शेड कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आया नेक्स्ट
आलेखन के लिए उपयुक्त रंग, ठीक है, आलेखन के लिए उपयुक्त रंग, ठीक है। तो आलेखन के लिए पोस्टर रंग सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं क्योंकि ये अपारदर्शी होते हैं और इसलिए इन्हें एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब क्लास 10th के लिए विशेष चीज मैं जो बताता हूं वो सुनिएगा। देखिए, कक्षा 10th के विद्यार्थियों को केवल 3 प्राथमिक रंगों से आलेखन बनाना होता है। जब बोर्ड का पेपर आएगा तो आपको सिर्फ 3 रंगों से, प्राथमिक रंगों से आपको आलेखन बनाना होता है। इन तीनों रंगों के, सफेद और काले रंग की सहायता से आपको क्या करना पड़ेगा, विभिन्न शेड तैयार करके आलेखन में भरने होते हैं, ठीक है। क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में इसमें आपको 3 प्राथमिक कलर से आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, शेड जब भरना होगा, शेड या टिंट यूज करना होगा, तो आप ब्लैक और मतलब काला और सफेद रंग से आपको करके शेड तैयार करके आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं कि आलेखन में रंग भरने की विधि क्या है, ठीक है। आलेखन में रंग भरने के लिए पोस्टर रंगों का प्रयोग किया जाता है। आलेखन में रंग जल रंग की भांति पतले और पारदर्शक नहीं लगाए जाते, अपितु इनमें गाढ़ा और अपारदर्शक लगाया जाता है, जिससे रंग की पूरी सतह एक जैसी सपाट बन जाती है। इकाई की प्रत्येक छोटी तथा बड़ी आकृति के लिए, है ना, रंगों का चयन करने के लिए उन्हें अलग अलग कागज पर लगाकर जांच लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, तो अलग कागज पर लगाकर जांच लेनी आवश्यक है। आकृतियों के साथ उनकी पृष्ठभूमि के विषय में भी विचार करके रंग का चुनाव करना चाहिए। पृष्ठभूमि को धुंधला रखने से आकृतियों के रंग चमकदार लगते हैं, ठीक है। रंगों में सफेद रंग मिलाकर हल्का करके निर्धारित रंग योजना के अनुसार आलेखन में भरिए। इनके सूखने के बाद कुछ गहरे रंगों से पृष्ठभूमि को पूरा कर लीजिए। यह रंगने की प्रारंभिक क्रिया है। यदि आलेखन प्राकृतिक है तो पत्तियों, फूलों आदि में प्राकृतिक रंग ही भरे जाने चाहिए, और यदि आलेखन सच्चा के लिए है अर्थात अलंकारिक है तो उसमें मन को अच्छे लगने वाली कैसे भी रंग भरे जा सकते हैं। पीले, मटमैले पीले तथा कत्थई मतलब ब्रंट साइना रंग के साथ हल्का आसमानी नीला मतलब कोबाल्ट ब्लू रंग अच्छा लगता है। इसी प्रकार हल्के हरे, गहरे हरे के साथ हल्का लाल रंग ठीक रहता है। नीले हरे, नीले के साथ हल्का नारंगी रंग अच्छा प्रभाव देता है तथा बैंगनी रंग के विभिन्न शेडों के साथ गुलाबी रंग अच्छे लगते हैं। अलग कागज पर रंगों को बार बार मिलाकर लगाने से रंग योजना चुनने का अभ्यास हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आया कि आलेखन की बाह्य रेखाएं बनाने की विधि, ठीक है। जो आलेखन का बाहरी रेखाएं हैं उसको बनाने की विधि क्या है, तो अब आलेखन में उभार लाने के लिए आकृतियों की सीमा गहरी रेखा द्वारा बनाई जाती है। इसके लिए बारीक बारीक ब्रश से आकृति के रंग से अधिक गहरी रेखाएं बनाई जाती हैं। एक बार कम गहरे रंग की मोटी रेखाओं से रेखांकन कर फिर उन पर अधिक गहरी बारीक रेखाएं बनाई जा सकती है, अथवा एक बार में ही अधिक गहरी रेखाएं बनाकर आलेखन के रेखांकन को पूरा किया जा सकता है। गहरी रेखाओं के पूरा हो जाने के बाद आवश्यकता अनुसार कहीं कहीं बारीक सफेद रेखाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब आलेखन रचना की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए आपके पास, तो आपके पास पेंसिल होना चाहिए, आपके पास रबड़ होना चाहिए, आपके पास जाइन होना चाहिए, जाइन मतलब डस्टर, उसके बाद ड्राइंग पेपर होना चाहिए, उसके बाद ट्रेसिंग पेपर होना चाहिए, ठीक है। देखो आलेखन रचना की सामग्री, ठीक है। पहला है पेंसिल, पेंसिल को पेंसिल इंग्लिश में भी बोलेंगे, तो ड्राइंग के लिए एचबी पेंसिल आवश्यक होती है। ट्रेसिंग पेपर द्वारा आकारों का अक्स खींचने के लिए बी या 2B पेंसिल अच्छी रहती है, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद रबड़, रबड़ का इंग्लिश में बोलते हैं इरेजर। रेखाओं आदि को मिटाने के लिए नवीनतम धूल रहित नॉन डस्ट गुड वाली सिंथेटिक रबड़ इस काम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है, ठीक है। अब होता है झाइन मतलब डस्टर। रबड़ द्वारा कागज पर मिटाए गए धरातल को साफ करने के लिए रुमाल अथवा चपटा ब्रश, है ना, चपटा ब्रश, फ्लैट सैबल हेयर ब्रश उपयुक्त रहता है, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग पेपर हो गया। रंगीन अथवा श्वेत स्वाम आलेखन बनाने के लिए आइवरी ड्राइंग शीट को आदर्श माना जाता है। उसके बाद ट्रेसिंग
ट्रेसिंग पेपर कैसा होना चाहिए, तो सामान्यतः 3 प्रकार के ट्रेसिंग पेपर काम में लाए जाते हैं। आलेखन की नकल करने, अक्स उतारने हेतु अच्छे स्तर की ट्रेसिंग पेपर गेटवे ट्रेसिंग पेपर को माना जाता है। ठीक है, अब आया छठवां माउंट बोर्ड, है ना। जो सामान हमें चाहिए वो चीज मैं बता रहा हूं। माउंट बोर्ड क्या है कि यह प्रदर्शन हेतु आलेखनों को चिपकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली कठोर सफेद कागज की बनी दफ्ती हार्ड व्हाइट पेपर बोर्ड होती है। पूरे किए गए कलात्मक कार्य को सदैव इसी दफ्ती पर चारों ओर कुछ हाशिए छोड़कर चिपकाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेलोफेन, मतलब सेलोफेन पेपर। ठीक है, धूल आदि से आलेखन की सुरक्षा के लिए उसे सेलोफेन पेपर द्वारा ढक दिया जाना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, तो ड्राइंग बोर्ड का निर्माण अत्यंत मुलायम एवं हल्की लकड़ी द्वारा किया जाता है। सहजता पूर्वक कहीं भी ले जाने वाली 45 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर के ड्राइंग बोर्ड पर कार्य प्रारंभ करना उपयुक्त रहता है। ठीक है, अब क्या है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। यंत्र बॉक्स मतलब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स व्यावसायिक आलेखन कला के लिए एक कलाकार के पास उत्तम गुणवत्ता का यंत्र बॉक्स होना परम आवश्यक है। इस बॉक्स में सीधी रेखा खींचने, घुमाव बनाने तथा अन्य प्रकार से रेखा खींचने के यंत्र होते हैं। ठीक है, अब 10वां क्या सामान चाहिए, तो फ्रेंच कर्व तथा स्टेंसिल्स, है ना। फ्रेंच कर्व्स एंड स्टेंसिल्स विभिन्न ज्यामिति तथा अलंकृत आकारों के कट आउट्स तथा वक्र पारदर्शी प्लास्टिक कागज पर बने उपलब्ध हो जाते हैं। इन कट आउट्स के साथ साथ पेंसिल या पेन को चलाकर हम विभिन्न आकारों और चिकनी वक्राकार रेखाओं को बना सकते हैं। ठीक है, अब 11th क्या चाहिए आपको, रैपिडो ग्राफ पेन, है ना। रैपिडो ग्राफ पेन के अंतर्गत रोटरिंग को सर्वाधिक लोकप्रिय किस्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक सी मोटाई की स्याही की रेखा खींचने के लिए रैपिडो ग्राफ पेन की सदैव आवश्यकता होती है। रेखा की मोटाई के अनुसार इसकी 0.10 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक का मोटाई की नोकें उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, 12वां क्या चाहिए, क्रोक्वेल नेब व कैलियोग्राफी पेन, है ना। क्रोक्लेव नेब अत्यंत कोमल होता है तथा बहावदार रेखा मतलब रनिंग लाइन पर मोटा व बारीक प्रभाव दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद क्या आया, ठीक है, कलर कैसे, रंगों का चयन उस धरातल के अनुरूप किया जाता है जिस पर बने आलेखन में चित्रकारी करनी होती है। कागज पर प्रयोग करने के लिए अपारदर्शी पोस्टर कलर मतलब ओपेक क्यूब पोस्टर कलर तथा पारदर्शी जल रंग उपयुक्त रहते हैं। ठीक है, अब 14वां सेट स्क्वायर्स तथा पैमाना मतलब सेट स्क्वायर्स एंड रूलर। सेट स्क्वायर्स कोणेदार, है ना, वेवेल्ड और बिना कोण वाले अनवेवेल्ड दोनों ही प्रकार के मिलते हैं। आवश्यकता के अनुसार सेट स्क्वायर का एक जोड़ा 45 डिग्री से 45 डिग्री इंटू मतलब वो 30 इंटू 60 और पैमाना 12 अवश्य होना चाहिए, 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। सावधानियां, है ना। अब सावधानियां करते हैं कि क्या क्या आलेखन तैयार करते समय निम्नलिखित सावधानी क्या क्या रखना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है कि अपने हाथ आलेखन में उपयोग होने वाला सामान तथा मेज आदि को साफ करके ही कार्य प्रारंभ करना चाहिए। दूसरा क्या है कि आलेखन के लिए रेखांकन करते समय पेंसिल हल्की चलाएं, गहरी तथा दबाकर चलाने से कागज पर गड्ढे बन जाते हैं जिससे रंग भी भली प्रकार नहीं भरा जाता। और तीसरा क्या है, रेखांकन तथा ट्रेसिंग करते समय अपने हाथ के नीचे एक साफ कपड़ा अथवा रुमाल अवश्य रखना चाहिए जिससे हाथ के पसीने आदि से चित्र खराब ना हो। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि हाथ साध कर ही रेखांकन करना चाहिए ताकि रबड़ का प्रयोग कम से कम करना पड़े। और पांचवा, ब्रश धोकर रंगों के साथ ही मेज पर रखनी चाहिए। पानी में डालकर रखे गए ब्रश शीघ्र खराब हो जाते हैं। ठीक है, छठा क्या है, आलेखन रंग भरते समय उचित नंबर का ब्रश प्रयोग में लाना चाहिए। पहला, बड़े स्थान के लिए 3 नंबर का ब्रश, छोटे स्थान के लिए 1 या 2 नंबर का ब्रश, वाय रेखाएं करने के लिए 0 नंबर का ब्रश। ठीक है, अब 7वां पॉइंट क्या है कि रंग योजना के अनुसार रंग बनाकर उन्हें रफ कागज पर चलाकर देख लें। यदि शेड सही न बना हो तो आलेखन में भरने से पहले ही उसमें सुधार कर लिया जाना चाहिए। 8वां है कि रंगों की स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए पानी गंदा हो जाने पर तुरंत साफ पानी ले लेना चाहिए। 9वां है बनाए गए आकार से रंगों को बाहर न निकलने दें।
वाय रेखाओं के साथ साथ सही सही मिलाते हुए रंग भरें। और 10वां है, रेखाओं के अभ्यास के लिए रफ कागज का प्रयोग करें। जब अभ्यास पूरा हो जाए तो उसके बाद ही आलेखन में रेखांकन का कार्य करना चाहिए। इससे रेखाओं को बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये आलेखन का जो सीरीज चल रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा। ये क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना है और पढ़ के इसको रिवीजन करके अपने कॉपी में लिखिए, बनाइए इसको। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।